नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज की खबर से, जहां पर फूलपुर के इफ्को फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है और यहां पर बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 4 मजदूर घायल हुए हैं। और जैसे ही ये खबर फैक्ट्री के बाहर आई, मजदूरों के परिजन गेट पर इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। बॉयलर फटने से हादसा हुआ जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई है, 4 मजदूर घायल हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है और ये 2 मजदूरों की जान गई है, जबकि 4 मजदूर घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और बताया जा रहा है कि 2 साल के अंदर ये छठी बार है जब इस प्लांट के अंदर इस तरीके की घटना हुई है। तो प्रयागराज के फूलपुर की घटना है, जहां पर बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 4 मजदूर घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनमें से कुछ एक की हालत भी काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। बॉयलर फटने के बाद आप समझिए कि जब बॉयलर इस तरीके की घटना में फटता है तो उससे जो तेल है वो तेल बहुत दूर तक जाता है और उसके संपर्क में जितने लोग आए वो बुरी तरीके से जल जाते हैं। तो इस वक्त जो जानकारी आ रही है कि 6 मजदूर इसमें घायल हुए थे, इसमें 2 लोगों की जान चली गई है। राज बहादुर इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राज, सबसे पहले 2 लोगों की जो जान गई है वो लोकल होंगे, जो 4 लोग हैं उनमें से कईयों की स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है, उनकी हालत कैसी है? जैसा कि बता दें, अभी 2 लोगों की पुष्टि हुई है, पर इफ्को विभाग से पीआरओ बताए हैं, जो कि कई लोग अभी घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जो ग्रामीण और लोकल क्या कहते हैं लेबर हैं, वो अभी रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, जिसमें से इससे बड़ा सवाल उठता है कि अभी इफ्को के जो सक्षम अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं, जो कि मुआवजा के लेके ये ग्रामीण अभी उग्र हुए हैं। अब हालात ग्रामीणों का अगर देखा जाए तो काफी हजारों के तादाद में पीएसी भी बुला ली गई है, जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते थे। पुलिस विभाग जो मौजूद है अभी आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ देर में मीडिया के सामने कुछ मौतों का आंकड़ा दिया जाएगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिला प्रशासन में काफी लापरवाही बरता है, जो कि ग्रामीण और मजदूर उग्र हो रहे हैं। जी, अभी वहां की स्थिति कैसी है? क्या वहां पर अभी भी हंगामे के आसार हैं? जैसा कि बता दें, यहाँ हंगामे की बात करें, 2000 से ज्यादा ग्रामीण मौजूद हैं, गेट के सामने धरने पे बैठे हैं, जो कि जिला प्रशासन के ऊपर मुद्दाबाज के प्रशासन के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। तो गेट के अंदर पुलिस विभाग भी अंदर नहीं जाने दे रहा है, जो कि अगर घायलों की बात करें तो घायलों को हॉस्पिटल में समुचित इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या 2 बताई जा रही है। अगर बड़ा सवाल उठता है कि जिला प्रशासन सामने आने में कतरा क्यों है, अब पुलिस विभाग और पीएससी लगा के पब्लिक को डील करने में लगा है। इससे साफ जाहिर होती है कि क्या भानुचंद्र डीएम गोस्वामी क्या जिले पर बैठ के कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। इससे इफ्को के गेट पे आने के ग्रामीणों का जवाब देने में कतरा क्यों है। जी राज बहादुर, अपडेट क्या है कि जिस वक्त ये बॉयलर फटा था तो उसके इर्द गिर्द क्या आधा दर्जन लोग ही काम कर रहे थे या उनकी संख्या ज्यादा होगी? क्योंकि इस तरह की घटना में देखा जाता है कि जब बॉयलर फटता है तो वहां पर बड़े पैमाने पर जनहानि होने की गुंजाइश होती है। अगर लोग कम होंगे तो शायद कैजुअलिटी कम होगी। जैसा कि बता दें, जिस जगह बॉयलर फटा है वहां कम से कम 100 से अधिक मजदूर काम करते हैं। तो जो जिसमें बात की जाए 40 से 25 लोग उसमें घायल होने की आशंका, 2 लोगों की मौत है। अभी जिला प्रशासन जो है उनको घायलों का इलाज कर रहा है। आप आवाज भी सुनाई दे रहे हो कि जो ग्रामीण उग्र होकर नारेबाजी लगा रहे हैं, उनको बताने में अभी मृतकों की और घायलों की बताने में पूरा हिचकिचाहट है। जैसे बात की जाए तो डीएम को बुलाने के लेकर मजदूर यहाँ पर इफ्को गेट के सामने बैठे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज बहादुर। आप नजर बनाई रखिएगा इस खबर पर, लगातार आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 71 में जनता फ्लैट में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। यहां पर एक अस्पताल का निर्माण हो रहा है और जो जनता फ्लैट सेक्टर 71 के लोग हैं वो इस अस्पताल के बनने का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यह रिहायशी इलाका है, मतलब आम लोग यहां पर रहते हैं और रिहायशी इलाके के बीचों बीच अस्पताल बनाया जा रहा है, जो कभी भी भविष्य में यहाँ के लोगों की जान स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। लोगों के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने पुलिस से बातचीत की। पुलिस ने लोगों को समझाया है और बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में
स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए हैं। सेक्टर 71 का ये जनता फ्लैट है, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की रिहाइश है और उसके बीचों बीच ये अस्पताल बनाया जा रहा था। लोगों का ये कहना है कि जहां पर जनता रह रही है, जहां पर लोग रह रहे हैं, उसके बीचों बीच अस्पताल क्यों बनाया जा रहा है? अस्पताल को अगर बनाना है तो कहीं साइड में बनाया जाए। रमेश परिहार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। रमेश, क्या लोगों की दिक्कत है, क्या लोगों की परेशानी है? लेकिन नोएडा के सेक्टर 71 स्थित जनता फ्लैट के निवासियों के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया और उनकी मांग ये थी कि यहाँ जो बीच रिहायशी एरिया के बीच में अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, इसकी वजह से इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना का काल है। ये जो बीमारी है, महामारी है, अगर इसकी वजह से मरीज आते हैं यहाँ पे, तो कोरोना से ग्रस्त मरीज आते हैं, तो कहीं ना कहीं रिहायशी एरिया के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। इस वजह से आज ये प्रदर्शन हुआ। साथ ही साथ इस प्रदर्शन के दौरान देखा गया कि जनता में काफी रोष था और मौके पे मौजूद वहां के जो लोग हैं उन्होंने सीधे तौर पे साफ शब्दों में कहा कि यह निर्माण हम नहीं होने देंगे। वहीं प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की गई और इन्हें समझाने की कोशिश की गई वो एकदम नाकाम निकली और अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही साथ राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गया है और उनका कहना है कि इनकी मांगे जायज है कि आम रिहायशी एरिया के बीच में और अस्पताल का निर्माण करना ये स्वाभाविक तौर से गलत है। इसके लिए कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर किसी अन्य स्पेस में निर्माण करना चाहिए था। अस्पताल कौन बनवा रहा है? ये प्राइवेट अस्पताल बनाया जा रहा है, जो कि अथॉरिटी से लेकर जमीन लेकर प्राइवेट अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी भी लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है? जी, अभी भी लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग अपनी मांगों को लेकर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। प्रशासन भी बराबर नजर बनाए रखा है ताकि कोई उपद्रव ना हो सके और कोई भी हिंसक प्रदर्शन में तब्दील ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। लखनऊ में जल निगम कर्मचारियों ने धरना दिया है। उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले जल निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश जल निगम संस्थान मजदूर यूनियन ने भी धरना दिया है। लगातार 35 दिनों से जल निगम के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जल निगम के कर्मचारियों का ये धरना जल निगम के मुख्यालय पर चल रहा है। कर्मचारियों का धरना जो चल रहा है उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि इनको इनके 5 महीने का जो बकाया वेतन है उस वेतन की मांग हो रही है। पेंशन भुगतान को नियमित करने की मांग इन लोगों की है। मृतक आश्रित जो कर्मियों के परिवार के सदस्य को नौकरी की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारियों का धरना पिछले 35 दिनों से मुख्यालय के गेट पर चल रहा है। इनकी मांगे हैं जो बड़ी जायज सी लगती हैं। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, 35 दिन यानी 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, इनकी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे भी बड़ी जायज है। अगर बकाया वेतन है तो वेतन तो इनको मिलना चाहिए, पेंशन तो सबका अधिकार है, पेंशन मिलना चाहिए, और अगर कोई परिवार का आश्रित है, उनकी डेथ हो जाती है तो नौकरी मिलनी चाहिए। फिर क्या कुछ बात अड़चन कहाँ आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि नगर निगम कर्मियों का करीब 35 दिन से लगातार जो प्रदेश मुख्यालय है नगर निगम जल निगम का, वहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। जल निगम कर्मियों की जो मांगे है वो वास्तव में जायज लगती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में जल निगम के कर्मियों ने अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाई, उसके बाद लगातार अभी भी वो सेवाएं बेहतर रूप से पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अगर उनका 5 माह का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिससे कि उनके परिवार का जो पालन पोषण है उसकी समस्याओं को लेकर, उनके बच्चों की फीस भरने को लेकर जल निगम कर्मी लगातार आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि इस दौरान जिन भी जल निगम के कर्मियों की मौत हुई है, उनके मौत के बाद उनके आश्रितों को उनको नौकरी देनी चाहिए। ये 2 मांगे ऐसी हैं जो पूरी तरीके से जायज लग रही हैं और इस जायज मांगों को लेकर 35 दिन से लगातार जल निगम कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से या जल निगम के जो जिम्मेदार आलाधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि जल निगम के कर्मियों ने ऐलान कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, अनवरत ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आगामी अगर हम होली के त्योहार को देखें तो 3 से 4 दिन बाद होली के त्योहार का जश्न पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। ऐसे में जब अगर जल निगम के कर्मियों को उनका बकाया वेतन नहीं मिलेगा तो उनके घर जो होली का त्योहार है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा और इनके आंदोलन के चलते शहरवासियों को पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरत है कि जो जल निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इन कर्मियों की मांग को सुने और जो जायज प्रक्रिया है उसके तहत इनका वेतन का भुगतान कराया जाए और जो मृतक आश्रित हैं उनको जो है नौकरी देने का काम
जल निगम के द्वारा अगर नहीं किया गया तो आम जनता को आने वाले दिनों में काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पंचमुखी मोहल्ले में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की मां बहन ने भाई और पिता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने युवक की हत्या की है और हथौड़े से मारकर युवक की हत्या की गई है। ये आरोप मृतक की बहन ने लगाया है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को मौके से गिरफ्तार किया है। आला और उस हथौड़े के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार करने के साथ उसे बरामद कर लिया गया है। बताया जाए कि लंबे समय से बेटा बीमार चल रहा था और उसकी वजह से पिता परेशान था, तो पिता और बेटे ने मिलकर हथौड़े से अपने बेटे की हत्या कर दी। मां और बहन का आरोप है। मुजफ्फरनगर के पंचमुखी मोहल्ले की यह घटना है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मां और बहन ने आरोप लगाया है कि पिता और भाई ने मिलकर उसकी हत्या की है। वो भाई पड़ा था, वो बन्ना पड़ा हुआ देखा भाई। और भाई ये दोनों उसके पास थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। कौन थे उसके? बाप बेटा बस भाई। और क्या? किस तरह मौत हुई उसकी, आपके बेटे की? बस उसके भाई से मैं मारा, सिर में ही मारे। क्या मारा? मैंने तो कुछ देखा नहीं, मारा हुआ तो बस कैसा हो रहा था, नो हो रहा था। क्या बात हुई इनमें, क्या किस बात को लेकर? कोई भी नहीं, तो कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं। इन्होंने नाश्ता खा लिया था, कर लिया था, और कुछ भी बात नहीं थी हमारे घर में। तो किस बात पे हत्या की? बस भाई पता नहीं किसका क्या प्लान होगा पहले ही कभी। क्या चाहती है आपने, क्या अभी पुलिस को बताया? बस मेरे बच्चे को सुबह मिलना चाहिए इंसाफ हो कुछ। ये एक जानकारी में आया था, एक मामला ये हुआ था कि कोई एक दीपक नाम का लड़का था जिसकी करीब 23-24 साल की उम्र थी और वो बीमार चल रहा था, परंतु उसमें कुछ पिता पुत्र में कोई झगड़ा हुआ और झगड़ा होने पर जो परिवार है उनका कहना है कि पिता ने अपने बेटे पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका इलाज के दौरान मौत हो गई और इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। कोई गिरफ्तारी भी इसमें? अभी उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे, क्योंकि अभी प्रकरण जानकारी में आया है इस तरह का, तो उस पर जांच करके अभी गिरफ्तारी। अगली खबर लखनऊ से है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में अधिशासी अभियंता रूप सिंह यादव पर केस चलेगा। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ा यह मामला है, जिसमें अधिशासी अभियंता रूप सिंह यादव पर केस चलेगा। शासन की ओर से सीबीआई को मुकदमा दे दिया गया है। शासन की ओर से सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला सामने आया था 2017 के आसपास, और इस मामले में जो अधिशासी अभियंता है रूप सिंह यादव, उनको आरोपी बनाया गया था और अब उन पर केस चलेगा, क्योंकि शासन की ओर से सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। तो ये चर्चित घोटाला है और इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, और जो रूप सिंह यादव हैं अधिशासी अभियंता, उनके ऊपर भी अब केस चलेगा, क्योंकि शासन की ओर से यानी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सीबीआई को जांच की का अनुशंसा कर दिया गया। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, क्योंकि काफी ये पुराना और चर्चित घोटाला है? आपको मेरी आवाज आ रही है एसके वाजपेयी? और लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जो अधिशासी अभियंता हैं रूप सिंह यादव, उन पर अब केस चलेगा, क्योंकि शासन की ओर से सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। अधिशासी अभियंता है रूप सिंह यादव, इनको भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन इन पर केस नहीं चल रहा था सीबीआई की ओर से। एसके वाजपेयी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से देखें हम, गोमती रिवर फ्रंट जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बना और उस दौरान बड़े पैमाने पर उसमें अनियमितता है, उसकी सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और
जांच में अब कहीं न कहीं चीजें आगे बढ़ रही हैं। तत्कालीन शासकीय अभियंता रूप सिंह यादव के खिलाफ सीबीआई को जांच करने की अनुमति मिल गई है और कहीं न कहीं अब उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो भी कानूनी विधिक कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जाएगी। ये वही मामला है जिसमें बड़े पैमाने पर की अनियमितताएं कहीं जो निर्माण मानक है उनको पूरा नहीं किया गया और कहीं न कहीं इन वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लगातार जांच चल रही है, जिसमें पहले ही सिंचाई और साथ में बाढ़ तक के कई अधिकारी शामिल हैं और उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। अब जो तत्कालीन शासकीय अभियंता शारदा खंड रहे रूप सिंह यादव के खिलाफ सीबीआई को केस दर्ज करने की अनुमति मिल गई है। जी, तो इस मामले में क्योंकि जब जांच शुरू होगी तो इसमें और भी कई सारे लोग जद में आ सकते हैं। बिल्कुल, पूरे मामले की विस्तृत जांच सीबीआई कर रही है, जिसमें पहले ही करीब दर्जन भर ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम इस पूरे प्रकरण में है और उनके खिलाफ में लगातार सीबीआई साक्ष्य जुटा रही है। हर उस पहलू को साथ ही साथ उस बिलिंग को भी जांच कर रही है जो कि रिवर फ्रंट के लिए हुए थे। क्योंकि ये सपा सरकार के दौरान का मामला है, लगातार जांच आगे बढ़ रही है, जिसमें एक और अधिकारी रहे रूप सिंह यादव के खिलाफ में अब एफआईआर दर्ज होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके वाजपेयी जानकारी के लिए। लखनऊ में अब एक सार्वजनिक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया। 1090 चौराहे पर यह पहला सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने इसका उद्घाटन किया और सेल्फी पॉइंट पर सबसे पहले जो लखनऊ की मेयर हैं उन्होंने सेल्फी ली है। आई लव लखनऊ 1090 चौराहे के पास ये लखनऊ का पहला सेल्फी पॉइंट बना है। मेयर संयुक्ता भाटिया ने इसका उद्घाटन किया है। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने औचक निरीक्षण किया है। निराला नगर में कंटेनमेंट जोन का डीएम ने निरीक्षण किया। डीएम के साथ साथ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी मौजूद थे। निराला नगर में एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जिसका निरीक्षण डीएम ने किया। उनके साथ लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर भी मौजूद थे। ये औचक निरीक्षण लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का था। उनके साथ कमिश्नर भी मौजूद थे और कंटेनमेंट जोन का उन्होंने निरीक्षण किया। हाथरस अगली खबर है जहां पर मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला किया। इस हमले में घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट में शामिल 6 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हाथरस के कोतवाली जंक्शन क्षेत्र के नगला मोती की यह घटना है जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और आधा दर्जन से लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला किया है, जिसमें से एक युवक को चाकू लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाथरस में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला किया। शुभम गुप्ता इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, किस बात के लिए झगड़ा हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैं हाथरस क्षेत्र के एक नगरा गांव मोती पड़ता है, उसमें दो पक्षों में ये खूनी संघर्ष हुआ है। बता रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ति को चाकू से हमला भी किया गया है। किस विवाद क्या था? शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर बरेली से जहां पर युवक को गन्ना खाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने चोरी की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खेत से 1 क्विंटल गन्ना चोरी के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन युवक ने सिर्फ 1 गन्ना लिया था। बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र का यह मामला है जहां पर 1 क्विंटल गन्ना की चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि खेत से युवक ने सिर्फ 1 गन्ना लिया था। 1 गन्ना खाना इस युवक को महंगा पड़ गया।
और उसे 1 क्विंटल गन्ना चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली का यह मामला है जहां पर एक युवक को एक गन्ना खेत से तोड़ना महंगा पड़ गया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि उस पर आरोप है 1 क्विंटल गन्ना चोरी करने का। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता मिली है। थाना सेक्टर 58 पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोबाइल लुटेरे और सुल्फा गैंग के 5 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। लूट के 8 मोबाइल, 25 अवैध सुल्फा की गोली, 10 शीशी नशीला पदार्थ इनके पास से बरामद हुआ है। तो नोएडा के पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में लगातार नोएडा में छिनतई लूटमार करने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है। सेक्टर 58 पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोबाइल लुटेरे और सुल्फा गैंग के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के 8 मोबाइल, 25 अवैध सुल्फा की गोली और 10 शीशी नशीला पदार्थ इनके पास से पुलिस ने बरामद किया है। लखनऊ की शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले में मेस में एमए के छात्र को घसीट कर पीटा गया। मेस के नोटिस बोर्ड पर मेन्यू नहीं होने पर सवाल खड़ा किया गया था। खाने की गुणवत्ता को लेकर भी एमए के छात्र ने सवाल खड़े किए थे और अब इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक जांच कमेटी गठित की है। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में ये मारपीट की घटना हुई है जहां पर एक एमए के छात्र के साथ मारपीट की गई है और उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि उसने सवाल खड़ा किया था कि मेस में मेन्यू क्यों नहीं लगा हुआ है और दूसरा उसने सवाल खाने की क्वालिटी को लेकर खड़े किए, तो उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई है। हालांकि इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक जांच कमेटी का गठन जरूर किया है और ये उस मारपीट की घटना का वीडियो है। खाने की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने पर छात्र की पिटाई कर दी गई। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का ये मामला है। एमए का ये छात्र है जिसे घसीट कर पीटा गया है और इस छात्र ने बस सवाल खड़े किए थे कि मेस में मेन्यू क्यों नहीं लगा हुआ है, मेन्यू का बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ है और दूसरा उसने खाने की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े किए थे कि खाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इसी बात से नाराज़ होकर छात्र को घसीट कर पीटा गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी बोर्ड ने इस मामले में एक जांच कमेटी का गठन किया, लेकिन इसमें जांच क्या होगी क्योंकि तस्वीरों में सब कुछ नज़र ही आ रहा है कि कैसे इस छात्र को घसीटा जा रहा है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए एसके वाजपेयी, जांच कमेटी इस मामले में क्या करेगी ये तो अलहदा विषय है, लेकिन सब कुछ तो वीडियो में तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रहा है कि क्या हुआ था वहां पर। बिल्कुल, ये वीडियो शकुंतला मिश्रा विकलांग यूनिवर्सिटी का है जहां पर एक छात्र जिसने मैन के बारे में पूछा, जिसके बाद वहां पर मौजूद जो है कुछ कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी गठित हो गई है और कुलपति का कहना है कि जो भी लोग इसमें दोषी हुए हैं उनके खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल जरूर है, एक मानवीय पहलू भी है कि एक जो दिव्यांग छात्र है, जो दृष्टिबाधित है, कहीं ना कहीं ऐसे छात्र के साथ इस तरीके का व्यवहार निश्चित ही अशोभनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का एक संदेश जरूर जाना चाहिए, जिस तरीके के तस्वीरें बात की है स्कूल से। जी, कोई डेडलाइन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिया है कि कब तक ये जांच कमेटी जांच करेगी और ये मारपीट करने वाले कौन है? बिल्कुल, ये वो पैंट्रीकार जो वहां पर खाना प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जो हॉस्टल की मेस हैं, उसके पैंट्रीकार हैं जिनसे ये मारपीट भी है। और फिलहाल इस मारपीट के बाद जहां तक विद्यालय प्रशासन का सवाल है, उसने साफ किया है कि अगले 24 घंटे के अंदर वो इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात जरूर है कि जहां एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो दिव्यांग छात्र हैं
उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उनके साथ में जो व्यवहार है कहीं ना कहीं उसको सुधारा जाए। लेकिन इस तरीके की चीजें और इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं इन सारे दावों पर बड़े सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सीतापुर दौरे पर आई आईजी लक्ष्मी सिंह ने शहर कोतवाली का निरीक्षण किया। थाना गांव मामले पर आईजी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच हो रही है। थाना गांव में कुछ लड़कियों ने फार्मासिस्ट की पत्नी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में जब रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह पहुंची तो उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो रही है और जांच के बाद ही उचित कार्रवाई यहां पर की जाएगी। भी घटनाक्रम बताया गया है वो किसी भी तरीके से सिद्ध नहीं पाया गया है और इसके अलग अलग पहलू हैं जिस पर विस्तार से जांच की जाने की आवश्यकता है। एक सिपाही का, उसका दरोगा का भी एक ऑडियो आया है, जो सिपाही का जो एसपी ऑफिस जाने के लिए उसको मना कर रहा है, जो ड्राइवर है वहाँ का इमरान एक प्राइवेट आदमी है जिसको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, उससे पूछताछ जारी है। इमरान ने बड़े सनसनीखेज किसी एक दूसरे सिविलियन पर आरोप लगाए हैं। उस सिविलियन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और शीघ्र ही आपको इसका डिटेल उपलब्ध कराएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।